हेलो। आपका मेरे चैनल डीजी वेदा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ का केमिस्ट्री। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग टेंथ का केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर प्रीवियस का लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप उसको पहले देख लीजिए, तब फिर आप टेंथ के केमिस्ट्री में इंटर कीजिएगा। और अगर आप नाइन्थ के स्टूडेंट हैं तो उसी को बार बार देखिए। मैं फ़िज़िक्स का भी उसमें लेक्चर ला रहा हूँ, तो फिज़िक्स भी उसमें अपलोड हो रहा है मेरे चैनल डीजी वेदा में, केमिस्ट्री भी हो रहा है। तो आज टेंथ का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं आज फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा आज क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, कितने तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब जितने तरह का केमिकल रिएक्शन टेंथ क्लास में अभी आप लोग को पढ़ना है उसके बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं बेसिक चीज़ बताऊँगा कि केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं और उसको बैलेंस कैसे करते हैं, उसका मास बैलेंस कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हाँ, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप लोग सारी चीज़ें जैसे ऑब्जर्व करते होंगे। जैसे अगर आप दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है। दूध से क्या बनता है? दही बनता है। आप पेपर को जब हीट देते हैं यानी जलाते हैं तो क्या ही पेपर को जब आप जैसे आप A4 साइज पेपर लीजिए, कोई भी पेपर लीजिए, उसको जलाते होंगे, उसके बाद क्या होता होगा? जलने के बाद क्या बचता है? राख बचता है। राख बचता है प्लस प्लस हीट निकलता है। वैसे ही देखते होंगे कि सब्जी कुछ दिन तक रखा हुआ रहता है तो वो फिर सड़ जाता है। सब्जी है, कुछ दिन बाद क्या होता है? वो सड़ जाता है। फिर जैसे आप लोग साबुन वगैरह यूज करते होंगे तो वो भी सारा ये चीज़ मैं ये छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपके एवरीडे लाइफ में केमिकल मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी इवेंट है वो ये सब हो रहा है। दूध से दही का बनना हो गया। पेपर, आप बचपन में कौन नहीं पेपर जलाता है? तो पेपर जला कर देखे होंगे नॉर्मल, तो उससे क्या होता है? राख बन जाता है और हीट निकलता है। तो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। आगे मैं बताऊँगा कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ होते हैं जो इंडोथर्मिक होते हैं। तो फिर देखिए, सब्जी रखा रहता है, उसके बाद सड़ जाता है। और देखते होंगे कि जहाँ सब्जी रखा होता होगा, सड़ने के बाद अजीब सा स्मेल आता है। तो स्मेल क्यों आता है? सड़ने के बाद एक गैस रिलीज करता है। बेसिकली वो ऑर्गेनिक गैस ही रहता है। ऑर्गेनिक गैस रहता है जिसको आप बेंजीन भी बोल सकते हैं। बेंजीन भी रहता है, मीथेन रहता है। इस तरह का बहुत सारा हाइड्रोकार्बन सबका मिक्सअप होकर सड़ा हुआ सब्जी से जो स्मेल निकलता है वो, ये सब सारी चीज़ें जो हो रही है केमिकल रिएक्शन के कारण हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये तो ओवरव्यू हो गया। और भी बहुत सारा चीज़ अपने आसपास में देख रहे होंगे जो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आप जो शैम्पू लगाते हैं, आप जो सोप लगाते हैं, ये सारी चीज़ें केमिकल रिएक्शन का ही आउटकम है। केमिकल रिएक्शन करके वो क्या होता है, 2-3 रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, उसके बाद सोप बनता है, साबुन बनता है, शैम्पू बनता है। तो जो भी आप एवरीडे केमिस्ट्री जो आपके लाइफ में है उसको समझने के लिए इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। तो आप इस तरह से कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम अपना टॉपिक पे आते हैं। ये तो मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया था कि एवरीडे लाइफ में जो केमिस्ट्री का यूज है वो कैसे कैसे होता है। और भी बहुत यूज है, ये बस मैं अभी इंट्रोडक्टरी मतलब प्रारंभिक स्तर पे आपको बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब रिएक्शन होता है तो एक रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 दोनों मिलके क्या बनाता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट 1 एंड रिएक्टेंट 2 दोनों जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट, इसका भी देखिए एक लिखने का तरीका होता है। रिएक्टेंट को हम हमेशा क्या लिखेंगे? LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे रिएक्टेंट को।
और जो प्रोडक्ट को लिखेंगे वो हमेशा कैसे लिखेंगे, RHS में लिखेंगे। ये बेसिक स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन है उसके अनुसार रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। रिएक्टेंट मैं यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में 2 बता रहा हूँ, 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकता है, अब 2, 3, 4 इस तरह के। जब और आप कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें 3-4 रिएक्टेंट होते हैं, उससे मिलकर एक प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बने। प्रोडक्ट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकता है, उसके बाद फिर उसमें हीट भी निकलता है, तो बहुत तरह का रिएक्शन है। मैं बस स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि रिएक्टेंट जो रहता है, 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनता है। ये तो फर्स्ट थिंग हो गया। दूसरा हो गया कि रिएक्टेंट को LHS में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब जैसे देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हाइड्रोजन है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, वाटर। ये हो गया रिएक्टेंट 1 हो गया, ये रिएक्टेंट 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, जिसको मैं P से डिनोट कर रहा हूँ। तो रिएक्टेंट 1, रिएक्टेंट 2 और ये तीसरा क्या बन गया आपका, प्रोडक्ट बन गया, तो उसको P से मैंने डिनोट किया। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि जैसे अब हाइड्रोजन को मैंने लिखा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिखा, वाटर लिखा, तो अब हम हमेशा इसको हाइड्रोजन ही नहीं लिखते रहेंगे और ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे। जैसे कोई भी रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो उसका हम लोग सिंबल यूज करते हैं, नाम नहीं यूज करके। मैंने 1 से 20 तक 9th क्लास में बताया था, उसको आप मेमोराइज कर लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया है। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, H होता है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। ये जब दोनों कंबाइन करता है तो बनता क्या है, H2O। ये क्या है, वाटर का फॉर्मूला है। हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और O2, H + O2 H2O। यहाँ पे मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ। जब बैलेंस करके इक्वेशन को ना लिखे तो उसको बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि वैसा इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, तो स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। जब इक्वेशन बैलेंस हो जाए तो उसको बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, सिर्फ हम समझाने के लिए कि केमिस्ट्री में रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट कैसे बनता है, स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं। तो इस तरह से क्या, ये भी आप याद कर लीजिएगा, स्टार मार्क इसको मैं बता दे रहा हूँ। कोई भी रिएक्शन जिसमें हम इक्वेशन को जब तक बैलेंस नहीं करते हैं तब तक उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ये NCERT में दिया हुआ है बहुत अच्छे से, लेकिन मैं उसको वो थोड़ा डिटेल में दिया, मैं उसको शॉर्ट में वही चीज़ को आराम से समझने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब बैलेंस ना हो। अब पूछिएगा बैलेंस कैसे नहीं है, देखिए इधर हाइड्रोजन का क्या है, 2 एटम है, ऑक्सीजन का कितना है, 2 एटम, ये 2 एटम है, ये भी 2 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का तो 2 है बट ऑक्सीजन का 1 ही है, तो ये बैलेंस नहीं ना हुआ, तो इसको फिर बैलेंस किया जाता है। वो अभी मैं आगे जा रहा हूँ तो बताऊँगा कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया है, रिएक्टेंट मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। उसको किस फॉर्म में लिख सकते थे, नाम के फॉर्म में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वाटर बनेगा। लेकिन इतना नाम लिखने जाएंगे तो हमेशा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। जितना भी एलिमेंट का सिंबल है वो यूज करते हैं। हाइड्रोजन का H2 होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, क्या बन गया, H2O। तो हम लोग सिंबल का यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन लिखने में। तो यहाँ तक जो मैं बताया हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बाद इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है
इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में देखिए, अब मैं बताऊं, जैसे देखिए 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, 9th क्लास में मैंने पढ़ाया भी था कि जो मास है वो ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट का मास, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। रिएक्टेंट 1 है, इसको अगर 1 से डिनोट करते हैं, फिर रिएक्टेंट 2 है, इसको 2 से डिनोट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बना ये बाय द वे अगर 1 kg है और ये भी 1 kg है, तो ये मिल के 2 kg रहेगा। तो मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि मास है वो केमिकल रिएक्शन के मीन वाइल में, मतलब जब केमिकल रिएक्शन हो रहा हो उस समय मास जो है वो कंजर्व होता है। ऐसा नहीं कि 1 kg रिएक्ट करके 1.5 kg बना देगा, 1.5 kg बना देगा, इस टाइप का नहीं होगा। मास क्या होता है, कंजर्व होता है। तो उसी को कंजर्व कराने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन जो होता है, स्केलेटल जो इक्वेशन था, मैंने भी बताया था कि जो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। तो स्केलेटल इक्वेशन जब बैलेंस नहीं होता है, अगर तो बैलेंस नहीं है तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसका तो वायलेशन हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे एनर्जी का होता है। मास भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब मीन वाइल रिएक्शन के दौरान जो मास है वो कंजर्व रहता है। तो स्केलेटल इक्वेशन में हमने देखा था कि वो बैलेंस नहीं था, रिएक्टेंट का मास कुछ और था, प्रोडक्ट का मास ज़्यादा हो रहा था। मतलब हम 1 kg रिएक्टेंट से 2 kg प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक टेक्निक निकाला गया जिसको बोला गया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और ये क्यों पढ़ना है अभी मैंने जस्ट बता दिया है, क्योंकि मास है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान कंजर्व होता है। तो देखिए, एक मैं सबसे सिंपल एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे देखिए मैग्नीशियम है, ठीक है जी, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन जाएगा। और ये जो इक्वेशन है ये भी स्केलेटल है। स्केलेटल इसलिए है कि इसको भी मैंने बैलेंस नहीं किया है, यहाँ पे देखिए बैलेंस कैसे नहीं है, मैग्नीशियम 1 है, ये भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 2 है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन 1 है। अब आइए देखिए, जैसे अब जिंक का एग्जांपल लेते हैं। जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। जैसे जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट बना देगा। और सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने कल फार्मूला भी बताया था, इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी बताया था, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ZnSO4 प्लस H2O, इस तरह का कुछ इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, ये तो मैंने बताया था कि ये स्केलेटल इक्वेशन है तो इसमें बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने समझाने के लिए बता दिया था। लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे जिंक बैलेंस्ड है, जिंक एक LHS में है, जिंक राइट हैंड साइड में भी एक ही है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ये भी बैलेंस है। और सल्फ्यूरिक एसिड देखिए क्या है, SO4 है, यहाँ पे भी SO4 है। तो इत्तेफाक से देखिए ये ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो विदाउट बैलेंस किए हुए ही बैलेंस है, इसको बैलेंस नहीं करना पड़ रहा है लेकिन खुद ब खुद ये बैलेंस है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें LHS में जितना एटम है उतना ही एटम हर एलिमेंट का RHS में हो। जिंक का कितना है, एक एटम है, हाइड्रोजन का 2 है, SO4 का कितना है, 1 एटम है, सल्फ्यूरिक एसिड SO4 आयन SO4 इस तरह का रिएक्ट करने से पहले SO4 2 माइनस होता है, SO4 2 माइनस हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है। तो ये भी देखिए ये क्या है, बैलेंस्ड है।
तो इत्तेफाक से ये मैंने लिया और ये बैलेंस निकल गया। तो SO4 भी हो गया, H2 हो गया, तो बैलेंस हो गया। अब देखिए, अब एक और रिएक्शन लेता हूँ जिसमें फेरस को मैं किससे रिएक्ट करा देता हूँ। फेरस को मैं रिएक्ट करा देता हूँ H2O से। H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस क्या है तो हाइड्रोजन बन जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें बैलेंस नहीं है। कैसे बैलेंस नहीं है, फेरस कितना है, 1 है LHS में, लेकिन राइट हैंड साइड में कितना है, फेरस 3 है, और LHS में हाइड्रोजन 2 है, राइट साइड में हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे आप अच्छे से समझिएगा, एक एग्जांपल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाइएगा। और क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस, क्योंकि मास है वो कंजर्व होता है, तो जितना लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट रहेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फेरस कितना है, 3 है। तो देखिए जो भी ये जो 3 है ये क्या डिनोट करता है, व्हाट डज इट इम्प्लाइज, ये क्या बताता है, ये बताता है कि फेरस का जो है वो 3 एटम है। तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 फेरस हो गया। अब देखिए क्या है, अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन आपका देखिए कितना, 4 है। तो अगर यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये 4 से, यानी देखिए यहाँ पे एक गौर करने वाली बात होगा कि एक्चुअली में इस तरह का ये रहता है, लेकिन इसको हम लोग ब्रैकेट में दिखाते नहीं है। तो ये जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4 से जब मल्टीप्लाई होगा तब 4OH हो जाएगा, तो ये 4OH, ये दोनों का तो हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिएगा कि पहले जो हाइड्रोजन बैलेंस था, जब ये हम 4 से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, अभी इसको देखिए हटा दिए तो हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन जैसे ही हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत NCERT में बहुत डिटेल में बताया, उतना डिटेल जाने का नहीं है, मैं ऐसे ही आराम से बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना है, ये 4 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन तो मेरा LHS में जितना है उतना ही RHS में है, बट हो क्या रहा है, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिक्कत हो जाएगा कि फिर मेरा, ये देखिए, अब इसको देखिए, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, जो ब्रैकेट में है इसको आप अच्छे से देखिएगा, जो ब्रैकेट में है इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। देखिए ब्रैकेट में है, उसको मैं सिंप्लीफाई करके कैसे लिखता हूँ, ये 4H है तो 4H2O है, ये एक्चुअली में रहता इस टाइप का है, लेकिन अब इतना हम लोग दिखाते नहीं हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में दिखा देते हैं। तो ये देखिए 4H2 तो 4:2, यानी कितना हो गया, 8 एटम। ये देखिए ये जो ये कोफिशिएंट रहेगा उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, मेरा LHS में हाइड्रोजन का कितना है, 8 हो गया, और मेरा इस रिएक्शन में LHS में ऑक्सीजन का कितना है, 4 है। तो पहले तो बैलेंस था लेकिन अब बैलेंस नहीं है। LHS में 4 हाइड्रोजन है, LHS में 4 हाइड्रोजन एटम है, तो उधर भी 4 होना चाहिए, सॉरी 8 है एटम है मेरा LHS में, तो उधर भी 8 होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, देखिए, तो इसको 4 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया, अब देखिए मेरा पूरा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। अब मेरा इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया। तो इसमें आप 2 चीज़ सीख सकते हैं कि एक बार क्या होता है कि कुछ सिंपली बैलेंस हो जाते हैं, जैसे फेरस था तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सिंपली बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से बैलेंस था, लेकिन ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करने गए तो उसके चक्कर में H2O है, इसको तो अलग कर नहीं सकते, वो ऑलरेडी वही रिएक्ट किया है, तो पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसको बैलेंस करेंगे तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस वर्क करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो यहाँ पे इतना बताने का जिस्ट यही है कि जब तक आप पूरा लेफ्ट हैंड साइड में जितना एटम है उतना एटम राइट साइड में नहीं हो जाए, तब तक आप उसको कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते रहिए, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब इंटीजर होगा, एक चीज़ और नोट करके लिख लीजिएगा, बैलेंस करने में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंटीजर मतलब
3, 4, 5 इस टाइप का यूज करते हैं। कई बार हम लोग फ्रैक्शन भी यूज करते हैं, हाफ हो गया, 3/4 हो गया, 5/8 हो गया। इस तरह का जो स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको बोलते हैं, जो ये जो फिक्स कांस्टेंट है एटम को बैलेंस करने के लिए। तो इंटीजर तो देखिए है ये 3, 4, 5 है, लेकिन जो फ्रैक्शन में है ये सब भी हम लोग बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ कि मतलब सिर्फ इंटीजर ही यूज नहीं करते हैं हम, क्या यूज कर सकते हैं, फ्रैक्शन वाला भी वैल्यू हम यूज करके। मेरा मोटो है कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, चाहे वो फ्रैक्शन से करके करे या फिर इंटीजर से करके करे, अदरवाइज वो केमिकल इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। और ऐसा केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस्ड नहीं होता है उसको स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि द इक्वेशन विच इज नॉट बैलेंस्ड इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा तो आप मारिएगा, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन बिकॉज दैट इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। इट इज जस्ट इम्प्लाइज दैट हाउ केमिकल रिएक्टिंग एंड प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कैसे केमिकल रिएक्ट करके प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल रिएक्शन। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि एक चीज़ को बैलेंस करने की चीज़ चक्कर में दूसरा अनबैलेंस हो जाता है, तो फिर से मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करते हैं। और एक चीज़ मैंने और बताया कि सिर्फ इंटीजर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो इसको मैं जो रफ में लिखा हूँ इसको मैं हटा देता हूँ, और आप इस इक्वेशन को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और ये आप स्टार मार करके अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि इंटीजर के अलावा फ्रैक्शन भी हम मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको अब रफ करने जा रहा हूँ, इसके बाद फिर इससे आगे का डिस्कस करता हूँ। बैलेंसिंग मैंने बता दिया, स्केलेटल इक्वेशन बताया, बैलेंस इक्वेशन बताया। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। विदाउट बैलेंस दैट इज कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशन, व्हेन वी डिड बैलेंस देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए क्या होता है कि कई बार जैसे कार्बन है, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और CO2 बना देता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे अभी हमने इसका जितना भी मैंने रिएक्टेंट बताया उसका फिजिकल स्टेट के बारे में बात नहीं किया था, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें आपको ड्यूरिंग रिएक्शन उनका फिजिकल स्टेट भी बताना पड़ेगा कि रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट क्या है और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट क्या है। इसको देखिए एक सिंपल सा इक्वेशन से आप समझिए। एक और इसको है, एक और देखिए, H2 है, क्या है, ये हाइड्रोजन गैस होता है। तो गैस को फिजिकल स्टेट ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में देखिए क्या क्या ऐसे डिनोट, 4 तरह का फिजिकल स्टेट को शॉर्ट में दिखाया जाता है। एक होता है लिक्विड को L से दिखाते हैं, गैस को G से दिखाते हैं, एक्वस को AQ से दिखाते हैं, और क्या बच गया, सॉलिड। ये चारों यूज होता है। इसको भी स्टार मार करके लिख लीजिए। कई बार आप इक्वेशन देखते होंगे उसमें क्या रहता होगा कि जो रिएक्टेंट है उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ रहता है, उसका नोटेशन दिया हुआ रहता है, यानी उसका वो फिजिकल स्टेट रहता है। तो 4 तरह का फिजिकल स्टेट दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन में लिख के बताता हूँ कि फिजिकल स्टेट कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको डिनोट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए हाइड्रोजन है तो H2 होता है, H2 गैस है, फिर ऑक्सीजन है तो O2 भी है, O2 भी गैस ही है। अब ये दोनों जब कंबाइन करता है तो बनता क्या है, वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, इंटरेस्टिंग है बहुत। गैस और गैस मिलके क्या बना दे रहा है, लिक्विड बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, लिक्विड बना दे रहा है। तो कई बार बहुत सारे इक्वेशन होते हैं उसमें आपको फिजिकल, उसका जो जिस फिजिकल स्टेट में रिएक्ट कर रहा है उसको भी दिखाना होता है। ये आप नॉर्मली अगर सब दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सबका दिखाइए। कई बार आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। लेकिन आप कई बार देखिएगा ऐसा लिखा हुआ रहता है तो कंफ्यूज ना हो। कई बार गैस को क्या करते हैं ना, सिर्फ ऊपर ऐसे एरो से भी दिखा देते हैं। इसका मतलब होता है ये गैस बना और गैस बन के स्केप कर गया, निकल गया, तो ये गैस का सिंबल हो जाता है। तो ये क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे हम कर सकते हैं, तो ये आपके बारे में बता दिया। सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस को हम कैसे डिनोट करते हैं।
अब देखिए इसके अलावा और भी कई बार बहुत सारा चीज़ दिखाते हैं जो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन हमको दिखाना पड़ता है। जैसे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो अगर किससे रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बना देगा, ये बना देगा आपका CH3OH, अल्कोहल बना देगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक स्पेशल कंडीशन में होता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है वो 340 ATM रहता है। ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में ATM लिखते हैं। और कई बार क्या रहता है कि जैसे देखिए अब जैसे कई बार क्या होता है कि यहाँ तो ये प्रेशर से डिराइव्ड है, मतलब इतना प्रेशर होगा तभी ये रिएक्शन होगा। कितना होगा, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर के बारे में मैंने बताया फिजिक्स में, तो वो तो आप लोग को बेसिक पता होगा। ये भी मैं लिखा हूँ, ये बैलेंस्ड नहीं है तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये स्केलेटल है। क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस, हाइड्रोजन क्या है, गैस, और अल्कोहल क्या है, लिक्विड। ये अल्कोहल मेंबर का अल्कोहल इथाइल मिथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, इस तरह से अल्कोहल बहुत सारा फैमिली एक तरह का है। तो ये सबसे पहला अल्कोहल का ये सबसे पहला मेंबर है, इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल ये क्या है, मिथाइल अल्कोहल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH। इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ, हालांकि मैंने कभी केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से कल पढ़ाया है, तो आज थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा। कार्बन है, कार्बन से क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इस तरह से दिखा दीजिए, 3 हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हो गया, बस जस्ट सिंपल। इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी दिखाते हैं, CH3OH। ऐसा नहीं होगा कि हम दिखाएंगे एकदम ये बॉन्ड दिखाना ही है, वो अंडरस्टूड रहता है कि अगर अल्कोहल है तो इस तरह का बॉन्डिंग होगा, अंदर इस तरह का बॉन्डिंग होगा। फार्मूला ये होता है, ये क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है। इसका कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है। इसको अगर ज़्यादा कोई कंज्यूम, ये मतलब टॉक्सिक होता है, इसको कंज्यूम नहीं किया जाता। जो हम लोग अल्कोहल पीते हैं, जो जैसे थोड़ा बहुत अल्कोहल आप जब सिरप पीते होंगे, कफ हो जाता होगा तो कफ सिरप वगैरह पीते होंगे, तो उसमें एक लिमिटेड अमाउंट में अल्कोहल रहता है। और सबसे अच्छा बात अभी देख सकते हैं, जितना भी आप ये अभी हैंड सैनिटाइज़र वगैरह यूज कर रहे हैं उसमें भी अल्कोहल का यूज होता है। तो वो जो खाने वाला नहीं रहता उसका यूज किया जाता है। तो जो पीने वाला अल्कोहल, जो हम लोग जो लोग कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे खाद्य प्रोडक्ट में भी अल्कोहल पाया जाता है, तो उसका जो फार्मूला होता है वो C2H5OH होता है। इसको भी आप याद कर लीजिए। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3CH2OH। लिखने का बहुत सा तरीका है, अब इसको डिटेल में मैं चाहूँ तो इस तरह स्केलेटन, ये जो फार्मूला होता है इसको बोला जाता है स्केलेटन रिप्रेजेंटेशन। और इस तरह के सिंपल फार्मूला हम दिखा सकते हैं। जो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, वो ये वाला होता है, इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH, C2H5OH, बोथ आर इक्विवेलेंट। और ये जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। तो ये तो खैर 11th का चीज़ हो गया, मैं थोड़ा सा फार्मूला बस बता दिया। अल्कोहल पूरा डिटेल में एक चैप्टर ही है, 11th में पढ़ना है। तो मेरा जो भी 11th का केमिस्ट्री चल रहा है उसमें मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर मैं बता रहा होता कि देखिए केमिकल जो रिएक्शन हो रहा है उसमें किस तरह से क्या क्या हो रहा है। एक तो आपको फिजिकल स्टेट उसको बताना है। सबसे पहला मैंने बताया फिजिकल स्टेट में मैंने आपको क्या क्या बताया, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस किस तरह से वो रिएक्ट करके किस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है। दूसरा मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। जैसे अमोनिया जो बनाते हैं, अमोनिया जो बनता है वो हैबर प्रोसेस से बनता है, इसको याद कर लीजिए। अमोनिया जो गैस होता है वो हैबर प्रोसेस से बनता है। अमोनिया का बहुत सारा इंडस्ट्रियल यूज है, एक दो यूज मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत बड़ा जो कोल्ड स्टोरेज होता है ना, वहाँ पे अमोनिया का यूज किया जाता है। जो कोल्ड स्टोरेज में ठंडा करने के लिए जो मशीन लगाया जाता है उसमें लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है। तो अभी आप बोलिएगा कि आप बता रहे थे कि वो गैस स्टेट में होता है, फिर लिक्विड कैसे हो जाता है। देखिए इसके बारे में एक छोटा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाकर बता दे रहा हूँ कि किसी भी चीज़, जो कोई भी चीज़ जो गैस में है उसको हम लोग लिक्विड में कैसे बदलते हैं। जैसे आपके घर में सिलेंडर रखा हुआ होगा, आपके घर में जो LPG सिलेंडर है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस,
एलपीजी जो सिलेंडर होता है वो देखिए सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर उसको भर देते हैं, सिलेंडर के अंदर वो रखा हुआ रहता है, सिलेंडर के अंदर इस तरह का कुछ रहता है। तो देखिए क्या करते हैं कि उसको हम अगर गैस के फॉर्म में अगर ही डिस्ट्रीब्यूट करें तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, मतलब गैस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेगा। तो अब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेगा तो हमको उसको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो बेसिकली ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो है ना लिक्विफाई करके उसको भरा हुआ जाता है, यानी द्रवीभूत करके भरा हुआ जाता है। तो बेसिक रीज़न यही है कि जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं वो लिक्विफाई किया जाता है, मतलब लिक्विड में चेंज किया जाता है। वो बनता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में गैस में रहता है, उसको फिर क्या करते हैं कि कुछ इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का अरेंजमेंट रहता है, इस तरह का अरेंजमेंट रहता है। इसमें क्या रहता है, एक पिस्टन लगा हुआ रहता है। जैसे आप हवा भरने वाला जो पाइप कैसे देखते हैं, तो वो जो पिस्टन रहता है ये इस टाइप का रहता है। इसके अंदर गैस बना कर रखते हैं। इसको क्या करते हैं कि बहुत प्रेशर से इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को कंप्रेस कर देते हैं, तो ये जो गैस है वो फिर लिक्विड में बदल जाता है। उसको फिर एक जगह कंटेनर में कंटेन कर लेते हैं, उसको फिर सिलेंडर में भर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इतना जल्दी जो गैस है वो लिक्विड में कैसे बदल जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने आपको स्टेट ऑफ मैटर बताया था, तो उसमें मैंने बेसिक 3 मैटर के बारे में बात किया था। ये मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी है इस चीज़ को क्लियर करना। सबसे ज़रूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, टॉपिक कुछ नहीं है। टॉपिक तो सब पढ़ना ही है, तो आगे पीछे पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जब बीच में आ जाए तो बता देता हूँ। देखिए सॉलिड मेनली 3 तरह का स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड लिक्विड गैस में देखिए अगर कोई कंटेनर, कोई चीज़ अगर सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है, बाय द वे ये आप ईंट मान लीजिए, ठीक है। और कोई चीज़ लिक्विड है जो एक कंटेनर में रखा हुआ है, इस तरह का कंटेनर है, इसमें ये रखा हुआ है, ठीक। एक गैस है वो भी कंटेनर में रखा हुआ है, इस तरह का ये गैस रखा हुआ है। तो तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तीनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो सॉलिड में एक एटम होता है, दूसरे एटम के बीच में एक एटम है, और दूसरे एटम के बीच में जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, स्पेस होता है बहुत कम होता है। जब स्पेस कम होगा, बहुत कम होगा, तो वो सॉलिड होगा। जब स्पेस थोड़ा सा सॉलिड और बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, जब स्पेस 2 एटम के बीच में बढ़ गया तो वो क्या बन गया, गैस बन गया, सॉरी लिक्विड बन गया। उसके बाद और ज़्यादा 2 एटम के बीच में स्पेस बढ़ गया तो वो क्या बन गया, ये लिक्विड बन गया और ये गैस बन गया। तो मतलब मेरा यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि 3 स्टेट में सब्सटेंस पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी है बोस एंड इनकंसंट्रेट है, प्लाज्मा है, लेकिन वो हायर क्लास में पढ़ना है तो उस बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बेसिक सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसके बाद प्लाज्मा होता है, तो वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता क्या है, देखिएगा जो सॉलिड है वो अगर आप 1 kg का ईटा है या 2 kg का, तो वो सबसे कम स्पेस लेगा। उसी सेम वजन का आप लिक्विड रखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेगा। और अगर 2 kg गैस, जैसे आप सिलेंडर ले, छोटा वाला सिलेंडर होता है, 2 kg गैस भरा के लाते हैं तो इतना जगह लेता है छोटा वाला सिलेंडर में। तो इंटरनल जो डिस्टेंस है, एटम से एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, जितना बढ़ते जाता है वैसे वैसे स्टेट चेंज होते जाता है। सॉलिड में 2 एटम के बीच स्टेट क्या होगा, मिनिमम। उससे थोड़ा सा बढ़ा तो लिक्विड, उससे और थोड़ा सा बढ़ गया तो गैस हो गया। तो मेन क्या है, एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो कमते जाता है, वो फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस में चेंज होते जाता है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, जो अभी मैं सिलेंडर वाला कहानी बता रहा था उसमें क्या रहता है, गैस रहता है तो दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा रहता है। तो उसको जब लिक्विड में चेंज करना होता है तो कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के लिए बहुत बड़ा बड़ा मशीन प्लांट में लगा हुआ रहता है। तो उस गैस को जो हम लोग सिलेंडर में यूज कर रहे हैं, जैसे फिर होता क्या है, वो लिक्विड में सिलेंडर में भरा हुआ ज़रूर रहता है, लेकिन वो जो हम लोग रेगुलेटर यूज करते हैं वहाँ पे वो आके फिर वो गैस में चेंज हो जाता है। और जो हम लोग गैस चूल्हा से जो पाइप होता है वो गैस आता है, वो पाइप में लिक्विड नहीं रहता, वो गैस ही रहता है। वो इस टाइप का अरेंजमेंट रहता है कि जब एटमॉस्फेयर के संपर्क में आए, एटमॉस्फेयर में नहीं आता, रेगुलेटर ऐसा अरेंजमेंट रहता है,
उसको धीरे धीरे करके वो नीचे लिक्विड रहता है, धीरे धीरे गैस में बन के वो आपको यूज होता रहता है। इसीलिए तो देखते होंगे कि ठंड के दिन में क्या होता है कि जब थोड़ा सा लास्ट में जो गैस बच जाता है तो उसको फिर से गर्म करते हैं। तो गर्म क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अभी ठंड के कारण जो गैस बचा होगा लिक्विड फॉर्म में नीचे जमा होगा, गर्म करेंगे तो गैस में चेंज होगा और उसको हम यूज करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ठंड के दिन में 1-2 किलो सिलेंडर आप रहते हुए नया गैस यूज करने से आपको नुकसान हो रहा होगा। तो इस तरह का चीज़ किया जाता है। एक टब में गर्म पानी करते हैं, उसमें सिलेंडर रख देते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत लिक्विड स्टेट में जो गैस बचा होगा सिलेंडर में वो हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बता ये रहा था कि तीनों स्टेट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एटॉमिक डिस्टेंस का है। जब एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रैंडमनेस एटम का बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। उससे कम एटॉमिक डिस्टेंस हो जाएगा तो लिक्विड हो जाएगा। सबसे मिनिमम एटॉमिक डिस्टेंस किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए ये तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया था केमिस्ट्री से रिलेटेड, प्रीवियस क्लास वाला। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन देख लिया हम लोगों ने, स्केलेटल इक्वेशन देखा, बैलेंस इक्वेशन देखा, कि इस तरह से केमिकल इक्वेशन को दिखाते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, सारा चीज़ मैंने अभी इस क्लास में बता दिया। इसके बाद आते हैं कि रिएक्शन कितने टाइप का होता है। तो रिएक्शन का सबसे पहले देखिए हम लोग आपको बताते हैं, सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो डिफिनीशन होता है वो ये होता है कि जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बताए, नाम ही इसका बता रहा है कॉम्बाइन। कॉम्बाइन मतलब जुड़ना, मतलब दो रिएक्टेंट जब कंबाइन होकर सिर्फ ओनली एंड ओनली वन प्रोडक्ट में चेंज हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, वाटर। क्या क्या, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलके क्या बन रहा है आपका H2O। ये क्या किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। शॉर्ट में मैं CR लिख रहा हूँ, ऊपर में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला एग्जांपल ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसका बहुत सारा आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और देखिए, कार्बन है, O2 से रिएक्ट किया तो क्या बन गया, CO2 बन गया। ये भी क्या है, CR है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब अब डिफिनीशन क्लियर होगा, उसके बाद आपके सामने कोई भी रिएक्शन आएगा उसको देख के आप बता सकते हैं विच वन इज कॉम्बिनेशन, विच वन इज नॉट कॉम्बिनेशन। यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट बिटवीन विच रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन और विच इज नॉट। तो आप आराम से देख सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन रही है। बस इसका आप डिफिनीशन याद रखिए कि दो डिफरेंट रिएक्टेंट मिलके जब एक प्रोडक्ट बनेगा तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। नाम ही बता रहा है कॉम्बाइन। कॉम्बाइन होना मतलब दो रिएक्टेंट मिलके, दो या दो से ज़्यादा, सिर्फ दो ही नहीं, 2, 3, 4, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ही बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑलवेज बी वन। प्रोडक्ट जो हमेशा रहेगा वो वन रहेगा, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग ने देख लिया क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से मिलके, नोटबुक में लिख लीजिए, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से मिलके जो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से मिलके जो प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्टेंट कितना भी हो लेकिन प्रोडक्ट एक ही होगा तो उसको बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, इसको एकदम बेसिक से समझिए। एक्सोथर्मिक बोल क्या रहा है। एक्सो मतलब क्या होता है, लिबरेट होना है, निकलना। एक्सो मतलब बाहर निकलना। और थर्मिक मतलब क्या होता है, थर्मिक मतलब हीट, ऊर्जा, ताप जिसको आप बोलते हैं। ऊष्मा बोल लीजिए, ज़्यादा करेक्ट है, ऊष्मा। तो जिस रिएक्शन में हीट निकलेगा, हीट लिबरेट होगा, हीट निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन होने के बाद हीट निकले उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ। आपके घर में, सबके घर में अभी तो जैसे पुट्टी होता है, सेम होता है, ये सब चीज़ें यूज होने लगा। कई जगह पे अभी भी चूना का यूज करते हैं। चूना को जब आप पानी में डालिएगा तो देखिएगा वो बहुत उबलता टाइप का होता है, उसमें से बहुत सारा हीट निकलता है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसको तो आप घर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, दुकान से थोड़ा सा चूना ले आइए, उसको पानी में डाल के देखिए। खड़ा चूना लाइएगा, एक सिलेक्ट चूना होता है। सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल 2। ये है क्या है, ये सिलेक्ट लाइम है। और जो क्विक सिलेक्ट लाइम नहीं लाना है आपको, CaCO3 लाना है, इससे फिर ये हो जाएगा। CaC3H2O रिएक्ट करेगा, उसके बाद ये बनता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट लिबरेट हो, बाहर निकले रिएक्शन करने के बाद, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी रिस्पायरेशन के बारे में आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए कि रिस्पायरेशन भी है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और मैं अभी क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जो सब्जी वगैरह रखा हुआ रहता है, सड़ता है, बदबू निकलता है, गैस निकलता है, वो भी एक तरह का वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वो जो सब्जी वगैरह जो सड़ता है उसको बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए क्या क्या हम लोग पढ़े, रिएक्शन कितने टाइप का अभी तक पढ़े। एक पढ़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक पढ़े एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग को रिएक्शन कराने के लिए बाहर से हीट देना पड़े। उसके बाद होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये और कुछ कुछ जो रिएक्शन टाइप के बच गए हैं उसको हम लोग अगले क्लास में देखने वाले हैं। ये लेक्चर रही तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अभी इसका हाफ पोर्शन बचा हुआ है। तो अभी तक जो मैंने बताया एकदम मैंने स्लो चला है, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस क्लासेस का चीज़ था मैंने उसको भी पैरेलली डिस्कस किया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए। जब तक पूछिएगा नहीं तब तक डाउट क्लियर होगा नहीं। और डाउट नहीं रहता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि मेरे चैनल का वीडियो अपलोड हो गया है, आप उसको वॉच करें। तो ठीक है, आज का वीडियो अगर आपको कोई डाउट आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। और फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक तो पढ़ लेंगे, इंडोथर्मिक पढ़ेंगे, एक दो रिएक्शन और जो भी है उसको हम लोग पूरा अगले क्लास में पढ़ते हैं। अब आज जो मैंने बताया इसमें अगर कोई डाउट होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।